दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे उस मामले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद जानेंगे कि दिल्ली में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया और इसका भारत बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। फिर चर्चा करेंगे जर्मनी में राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है और उस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। इसके बाद बताएंगे कि महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर एक गांव की पंचायत ने कैसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। लेकिन अब वक्त है इन तमाम खबरों की गहराई से पड़ताल का। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड सरकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम और सख्त फैसले की। एक तरफ जहां अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेशों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में जंगलों की कथित लूट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त शब्दों में कहा है कि जब हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था तब राज्य सरकार और उनके अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे थे। अदालत का कहना है कि सब कुछ अधिकारियों की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन सिस्टम ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने इस मामले को इतना गंभीर माना कि अब इसे सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लेने वाला मामला बना दिया गया है। कोर्ट का साफ संदेश है कि यह सिर्फ किसी एक जमीन का विवाद नहीं बल्कि संगठित तरीके से जंगल हड़पने का खेल चलाया गया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को तुरंत एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति को हर एक कब्जे की जांच करनी होगी, पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होगी और वो रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अदालत ने कड़े अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति उस जमीन को न बेच सकेगा, न किसी तीसरे को अधिकार दे सकेगा और न ही वहां एक ईंट तक रखी जाएगी। इतना ही नहीं, जो जमीन इस वक्त खाली पड़ी है उस पर वन विभाग और जिला प्रशासन तुरंत कब्जा लेगा। सुप्रीम कोर्ट की सबसे तीखी टिप्पणी यही रही है कि हमें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी सब कुछ देखते रहे लेकिन कुछ किया नहीं। यानी अब सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं है बल्कि सरकारी मिलीभगत और घोर लापरवाही का भी है। पूरा मामला करीब 2867 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि यह जमीन कभी ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दी गई थी। बाद में इस संस्था ने जमीन को अपने सदस्यों में बांट दिया। इसके बाद संस्था और उसके सदस्यों के बीच विवाद हुआ और एक ऐसा समझौता डिग्री पास हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही संदिग्ध और मिलीभगत वाला करार दे दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 1984 में यह जमीन सरकार को वापस सौंप दी गई थी, यानी कागजों में तो मामला वहीं खत्म हो चुका था। इसके बावजूद कुछ निजी लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने 2001 के बाद इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल सीधा और गंभीर है, अगर जमीन सरकार के पास थी तो कब्जा हुआ कैसे, और अगर कब्जा हुआ तो जिम्मेदार अफसर उस वक्त क्या कर रहे थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि सिस्टम फेलियर और मिली भगत के केस के तौर पर देख रहा है। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। आजादी के बाद महात्मा गांधी की विदेशी शिष्या मीराबेन को गंगा किनारे ऋषिकेश में ये भूमि दी गई थी। उन्होंने यहाँ पशु लोक आश्रय बनाया और औषधीय वन लगाया और साधना की। बाद में ये जमीन भी सरकार को लौटा दी गई। यानी ये सिर्फ जमीन नहीं, इतिहास और विरासत से जुड़ा हुआ मामला भी है। राज्य बनने के बाद इसी जमीन का कुछ हिस्सा टिहरी बांध में विस्थापित लोगों को भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जंगल के नाम पर रियल एस्टेट का खेल बनता चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मामला दबेगा नहीं, जांच होगी, जवाबदेही तय होगी और अगर अफसर दोषी पाए गए तो सिर्फ कब्जाधारी नहीं, कुर्सी पर बैठे लोग भी कटघरे में होंगे। जंगल कटते रहे, जमीन बिकती रही और सरकार देखती रही। अब अदालत पूछ रही है कि जब जंगल लुट रहा था तब राज्य सो रहा था। अब बात करते हैं बांग्लादेश और हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई खबर की। दिल्ली की सड़कों पर आज अचानक माहौल गर्म हो गया है। दरअसल बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोग
जमा हो गए हैं। नारे लगे, हाथों में तख्तियां थी और गुस्सा साथ था। मुद्दा था बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और खास तौर पर मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या। प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों का था, लेकिन असर सिर्फ सड़क तक लिमिटेड नहीं रहा। ये मामला सीधे भारत बांग्लादेश रिश्तों तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट थी। हाई कमीशन के बाहर 3 लेयर की बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक जवान तैनात थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, नारे तेज हुए, हिंदुओं को न्याय दो, अत्याचार बंद करो। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन से करीब 200 मीटर दूर रोक दिया। दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। हाई कमीशन के बाहर 3 लेयर की बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक जवान तैनात थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, नारे तेज हुए, हिंदुओं को न्याय दो, अत्याचार बंद करो। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन के करीब 200 मीटर दूर रोक दिया। धक्का मुक्की बढ़ी तो लाठीचार्ज हुआ। संगठनों का दावा है कि कई लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया चुप है। उनका आरोप है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए। इसी बीच प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कोलकाता समेत कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में खुले शब्दों में ये वार्निंग दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे एक्शन प्लान घोषित होगा। इस विरोध का असर कूटनीति पर भी दिखा। बांग्लादेश ने भारत के राजनयिक को तलब किया और दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को अनुचित बता डाला। उनका कहना था कि हाई कमीशन के बाहर माहौल डराने वाला था और कर्मचारियों में दहशत फैली। दूसरी तरफ भारत ने भी ढाका को यह संदेश दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बांग्लादेश ने दिल्ली सहित कुछ भारतीय शहरों में वीजा सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जबकि भारत ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कदम बताया है। बांग्लादेश के अंदर हालात और उलझे हुए हैं। हालांकि हिंसा, नेताओं की मौत और सड़कों पर भारत विरोधी नारों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने और भारत से रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं अंतरिम सरकार चुनाव कराने की बात तो कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। भारत में भी असर साफ है। कोलकाता, नादिया, लखनऊ जैसे इलाकों में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ आवाज तेज हो रही है। तीनों मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में ये मामला सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहेगा, बल्कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों की बड़ी परीक्षा बन सकता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। विदेश की धरती से फिर एक बार भारतीय राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन में मंच से सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला और साथ ही में बीजेपी पार्टी पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी और सीबीआई अब स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही। उनका आरोप है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को डराने और कुचलने के लिए किया जा रहा है जो बीजेपी का विरोध करते हैं। राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई कारोबारी कांग्रेस या विपक्ष का समर्थन करता है तो उसे धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि अजीब बात यह है कि ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी बड़ा मामला नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फाइलों की भरमार है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्थाओं को खड़ा किया, लेकिन कभी उन्हें अपनी निजी जागीर नहीं समझा। उनके मुताबिक बीजेपी का नजरिया अलग है। बीजेपी संस्थाओं को अपनी चीज मानती है और सत्ता बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि उन संस्थाओं को बचाने की है जिन पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र पर हमले की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में असहमति को कुचलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एक ऐसा मजबूत विपक्षी ढांचा खड़ा करेगी जो इस दबाव का सामना कर सकेगी। उन्होंने एक तरीके से साफ शब्दों में कहा कि हम भारत के लोकतांत्रिक ढांचों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी के आर्थिक मॉडल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास कोई नया विजन नहीं है। बीजेपी और आरएसएस बस पूर्व प्रधान
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी बिना किसी सुधार के। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल अब डेड एंड पर पहुंच चुका है और देश को आगे ले जाने में नाकाम साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी माना कि देश में मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी उनकी विचारधारा और देश के लिए उनके विजन से असहमत है। राहुल के मुताबिक यही विजन देश में सामाजिक तनाव और बंटवारे को बढ़ा रहा है, जो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, जो व्यक्ति सच में भारत से प्यार करता है वो देश की छवि विदेश में खराब नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी अपने वैचारिक संरक्षण जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भारत की प्रगति से नफरत करती है और राहुल की राजनीति का मकसद सिर्फ अस्थिरता पैदा करना है। तो बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी कोई देश विरोधी हरकत कर रहे हैं तो विदेश की धरती पर जाकर कर रहे हैं या देश के अंदर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, तो इसके लिए बीजेपी पार्टी के पास कौन सा वो प्रमाण मौजूद है। और अगर राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सरकार बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है, सब कुछ बीजेपी का है, तो राहुल गांधी पर आखिर फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जालौर जिले में चौधरी समाज के पंचों ने 21 दिसंबर को बैठक कर फैसला सुनाया कि 15 से ज्यादा गांव की बहू बेटियां स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी, उन्हें सिर्फ कीपैड वाला फोन रखने की इजाजत होगी। जैसे ये महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ये फरमान भीमाल और रानीबाड़ा इलाके के गांव पर लागू बताया जा रहा है और इसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी शामिल हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकारें कहती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ पंचायत के पंच कहते हैं बेटी चुप रहो फोन मत रखो। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को टैबलेट बांटे, मंच से आत्मनिर्भर बनने की बात कही, लेकिन जालौर में उसी राजस्थान की बहू बेटियों को डिजिटल दुनिया से काट देने का हुक्म सुना दिया गया। समाज के अध्यक्ष सुजान राम चौधरी कहते हैं कि यह फैसला बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए है। सवाल यह है कि अगर लत की चिंता है तो सिर्फ लड़कियों पर पाबंदी क्यों? क्या लड़कों को लत नहीं लगती, या फिर असली डर यह है कि स्मार्टफोन के साथ सोच भी लड़कियों की आज़ाद हो जाएगी? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पंच कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। फैसले खुले मंच से सुनाए जाते हैं लेकिन जवाबदेही से सब भाग जाते हैं। पुलिस कहती है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली, यानी जब तक कोई लड़की खुद आगे आकर नहीं बोलेगी तब तक ये सामाजिक तानाशाही चलती रहेगी। विडंबना देखिए, इसी चौधरी समाज से सांसद मंत्री विधायक निकलते हैं। सत्ता कानून संविधान की शपथ लेने वाले लोग उसी समाज से आते हैं जहां महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। क्या इनमें से कोई सामने आकर बोलेगा कि यह फैसला गलत है, या सब चुप रहेंगे? क्योंकि मामला समाज का अंदरूनी है। साफ बात है, ये मोबाइल का मुद्दा नहीं है, ये कंट्रोल का मुद्दा है। महिलाओं की आवाज, उनकी पढ़ाई, उनकी पहुंच, उनकी आजादी, सब पर ताला लगाने की कोशिश है। आज स्मार्टफोन छीना जा रहा है, कल को पढ़ाई के लिए कह दिया जाएगा कि लड़कियां पढ़ लिख कर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं, मर्दों पर हुक्म चलाती हैं, तो पढ़ाई को छुड़ा दिया जाए। और पढ़ाई का गलत असर वो लड़कियों पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है ऐसी दलीलें देकर लड़कियों की पढ़ाई भी रोक दी जाए और हो सकता है आगे चल के लड़कियों का घरों से बाहर निकलना भी छुड़वा दिया जाए। और अगर यह फैसला किसी पुरुष के लिए होता तो सोचिए हंगामा मच जाता। लेकिन जब बात बहू बेटियों की आती है तो इसे संस्कृति का नाम दे दिया जाता है। सवाल यही है कि संस्कृति महिलाओं को दबाने का लाइसेंस कब से बन गई? अब वक्त है साफ बोलने का। पंचायत नहीं संविधान चलेगा, फरमान नहीं अधिकार मिलेंगे। और अगर आज इस फैसले पर चुप्पी रही तो कल ये चुप्पी और बड़ी जंजीर इन बेटियों के लिए बन जाएगी। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। आप देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।